बहुत स्वागत है आपका और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज आज हमारा गणतंत्र दिवस का आज 26 जनवरी हो चुकी है और आप सभी भी स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में पहले चर्चा करते हैं। जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं कि हम क्यों 26 जनवरी मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी के बारे में आप क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि 26 जनवरी जो है हुआ था जब शुरुआत हुई थी उसकी 26 जनवरी सन 1930 में जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था स्वराज घोषित किया गया था पूर्ण रूप से स्वराज घोषित किया गया था कब घोषित किया गया था 26 जनवरी तो 30 को घोषित किया गया था और और आज ही के दिन जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को हमारा सबसे पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था और 21 तोपों की सलामी दी गई थी और आज ही के दिन भारत सरकार अधिनियम कौन सा अधिनियम था आज ही के दिन हमारा भारत सरकार अधिनियम आज ही के दिन हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 भी समाप्त कर दिया गया था ठीक है आज ही के दिन इसे समाप्त किया गया था और 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 50 को इसे समाप्त कर दिया गया था और क्या हुआ था आज हमारा 73वां गणतंत्र दिवस है कि आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और आज ही के दिन क्या होता है राष्ट्रपति जी द्वारा झंडा फहराया जाता है और झंडे को सलामी दी जाती है और इंडिया गेट पर क्या होता है सैनिक प्रदर्शन भी होता है तो आज ये गणतंत्र दिवस से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स थे हमने आपको बताया और आज गणतंत्र दिवस के अलावा राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी है आज ही हमारा 26 जनवरी के दिन राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी आज ही है और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ है बेल्जियम में या ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय बेल्जियम में है ठीक है बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में इसका मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों आज 26 जनवरी के दिवस के दिन आप सभी ने भी कुछ ना कुछ नया किया होगा आज फिलहाल तो कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस तो सभी बंद ही हैं पहले 26 जनवरी वाले दिन बहुत सारे फंक्शंस होते थे बच्चे स्कूल जाते थे तो हमें तरह तरह चीज़ों के बारे में पता चलता था कि आज हम लोग को नहीं पता चल पाता है हम लोग घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं कामनाएँ देते हैं। तो आज 26 जनवरी है, इससे जुड़े कुछ पंक्तियाँ हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगी, शायद आपको भी सुनकर अच्छी लगे। तो सुनिए, मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू भी जहाँ मेरी कर्ज़दार है। ऐ वतन तेरा मेरा होगा हिसाब एक दिन, मेरी जीत ना जाने कब से तुझ पे उतार है, मेरी जीत ना जाने कब से तुझ पे उतार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी की भी ना किसी पे उधार है, तो आप भी खूब मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए, ज़िंदगी में सफल होइए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ और चलिए इसी के साथ ही हम बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक की ओर। हम कर्तव्य, मूल अधिकार हम पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे आज हमारा नया टॉपिक है राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि हम भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में पढ़ेंगे। क्या होते हैं हमारे राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना होता है यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है ठीक है ये हम कह सकते हैं नीति निदेशक क्या होते हैं तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यानी कि लोगों के हितों के बारे में सोचना ठीक है यानी कि हम जिस राज्य में रह रहे हैं तो हमारी जो आवश्यकता है हमारी मूलभूत आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो हमें कहीं और इधर-उधर ना ना पड़े। इस कार्य को करने के लिए ही हमारे नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 और अनुच्छेद 136 से 51 के अंतर्गत लाया गया है और ये कहाँ से लिया गया है? अगर हम बात करें तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
ये आयरलैंड के संविधान में वर्णित है। इसे आयरलैंड के संविधान से पढ़ते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है? कहता है हमारा अनुच्छेद 36 और एक चीज़ और समझिए कि ये वाद योग्य नहीं है। मतलब हम इस पे न्यायालय में कोई वाद नहीं कर सकते। ये वाद योग्य नहीं होते हैं। कि हमारे जो मूल अधिकार हैं, वो वाद योग्य पहले के वीडियो में हमने मूल अधिकार डिटेल में पढ़े हैं, वो वाद योग्य थे, पर हमारे राज्य के नीति निरीक्षक तत्व हैं, ये वाद योग्य नहीं है। तो क्या कहता है हमारा अनुच्छेद 36? अनुच्छेद 36 क्या कहता है? इसके अंतर्गत हम राज्य की परिभाषा पढ़ते हैं। राज्य की परिभाषा आती है इसके क्या कहते हैं? जिसमें राज्य का अर्थ है कानून बनाने वाली कार्यपालिका यानी संसद, विधानसभा, स्थानीय स्तर पर शासन करने वाली ग्राम पंचायत। ये वही राज्य की परिभाषा है जो हमने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पढ़ी थी। अनुच्छेद 12 याद आ रहा है आपको अनुच्छेद 12? अनुच्छेद 12 में हमने राज्य की परिभाषा क्या पढ़ी थी? इसके अंतर्गत क्या था कि इसके अंतर्गत सभी संवैधानिक और गैर संवैधानिक तथा वित्तीय सहायता प्राप्त संस्था और भारत की संसद और राज्य के विधानमंडल का इसके अंतर्गत प्रावधान किया जाता है। हमने इससे पहले के चैप्टर में जब हमने मूल अधिकार पढ़े थे, हमने अपने मौलिक अधिकार पढ़े थे, तो उसके अंतर्गत हमने इस पर चर्चा की थी। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत हम इस पर पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और आज हम अनुच्छेद 36 के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें राज्य की परिभाषा वर्णित है। अनुच्छेद 37 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 37 में ये प्रावधान है कि नीति निदेशक तत्व भी किसी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसमें ये बात क्लियर कर दी गई कि वाद योग किसी भी न्यायालय में आप इन पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह तत्व देश के प्रशासन का मूलभूत हिस्सा है, इसलिए राज्य का कर्तव्य है कि वह इन्हें लागू करे। यानी कि इस जो राज्य का है कर्तव्य है कानून बनाने का ताकि सभी जो भारत के हमारे नागरिक हैं, जो कि यहाँ रह रहे हैं, उन सभी को उनके अनुरूप या उनकी आवश्यकता के अनुरूप चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, उनके कष्टों का निवारण कराया जाए। अनुच्छेद 38 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की वृद्धि के विषय में बात कही गई। लोक कल्याण की वृद्धि के विषय में हम अनुच्छेद 38 में पढ़ते हैं मतलब अभिवृद्धि यानी कि व्यवसाय बनाना, ठीक? उनकी नागरिकों की जो व्यवस्थाएँ हैं, उसमें वृद्धि करना, ताकि उनको कमी ना होने पाए। ठीक? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उन्हें न्याय मिले। अनुच्छेद 38 में वर्णित है। अनुच्छेद 39 ए क्या कहता है? कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। एक एक शिक्षिका होती है, एक महिला भी एक शिक्षिका उसे शिक्षिका का दर्जा मिला है, शिक्षिका कहते हैं उन्हें अगर कोई लेडी है, वो पढ़ा रही है, एक अध्यापिका है, वो भी शिक्षिका है और एक पुरुष है, वो एक शिक्षक है। तो दोनों को उनके समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि वो शिक्षिका है तो उन्हें कम वेतन मिलना चाहिए या पुरुष है, उन्हें कम वेतन ऐसा कुछ भी नहीं। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना और अनुच्छेद 29 बी क्या कहता है हमारा? 29 40 बी कहता है कि पैसों का स्वामित्व नियंत्रण प्रकार होना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र पूरा हो सके, ठीक? पैसों का इसमें स्वामित्व नियंत्रण होना चाहिए 39 में। 39 सी क्या कहता है कि धन का समान वितरण होना चाहिए। धन का समान वितरण होना ये सभी को उसके अनुरूप जो है कार्यकुशलता के अनुरूप ही ने उसका जो है पारिश्रमिक के अकॉर्डिंग ही उन्हें जो है उनकी सैलरी मिलनी चाहिए, जैसा है समान वितरण होना चाहिए। में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसके तहत प्रावधान किया गया है कि राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि ग्राम पंचायतों का गठन है। आप बताएँगे कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाला है एक अनुच्छेद 40 और एक ये 39 ए जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक? तो आप ये 39 ए अच्छे से याद रखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन और दूसरा है हमारा अनुच्छेद इसमें ये भी लिखा है अनुच्छेद 40 कहता है हमारा कि 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, ठीक? 20 लाख से अगर कम जनसंख्या है तो उसमें ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों को होगा। यानी कि सभी जितने भी नागरिक हैं जो भारत में वास कर रहे हैं, उनको काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी नागरिकों को बराबर से होगा और अनुच्छेद सरकार गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएँ, अन्य योजना शुरू करेगी। समान सरकार गरीबों को सामाजिक सहायता अब सामाजिक सहायता क्या है? भाई हम एक समाज का हिस्सा हैं, हम समाज में रहते हैं।
कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी मतलब शिक्षा बच्चों को नहीं दे पास पैसे की कमी है। जैसे मान लीजिए कि हमारी सरकार का जो बजट आया है, वो बजट आया है जैसे 1000 करोड़ का बजट है हमारी सरकार के पास। 1000 करोड़ का अगर बजट सरकार बना रही है, इस बजट के अंतर्गत हम क्या शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, भोजन हमारी जो ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, जो एक गरीब परिवार जो है उन्हें पूर्ण नहीं कर सकता। अपने बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, पोषण चाहिए। तो इन सब की जो उन्हें ज़रूरत होती है कि हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी उनको ताकि वो भी पढ़ सकें, अवसर आगे बढ़ सकें। हर बच्चे में अलग-अलग क्वालिटी होती है। तब किसी चीज़ की वज़ह से या किसी कमी की वज़ह से वो उन क्वालिटी को उभार नहीं पाता, आगे बढ़ नहीं पाता। तो इस कार्य में हमारी सरकार जो है वो हमारी मदद करती है। किस तरह से मदद करती है? भाई पेंशन योजना निकाल देती है भाई अगर आप ज़्यादा हो गई है, आप अब कार्य करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, शारीरिक क्षमता नहीं है आपकी उतनी, तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन योजना है, अन्य योजनाएँ भी हैं जैसे अन्य योजनाएँ कौन-कौन सी? बहुत सी योजना है जैसे छात्रवृत्ति योजना है, बच्चों को स्कॉलरशिप के ज़रिए पैसे प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी तरह उन्होंने एडमिशन तो ले लिया पर उनके आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं, बच्चे क्या करेंगे? स्कॉलरशिप के ज़रिए ही वो आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ें सारी सरकारी योजना है जिनका आप लाभ उठा करके अपनी कार्यकुशलता को, अपनी क्षमता को, अपनी अभिरुचि को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा हमारा अनुच्छेद 41 में वर्णित है, लोक सहायता प्राप्त करने। अनुच्छेद 42 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 42 के अंतर्गत आता है हमारा कि काम के न्याय संगत और मनवांछित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना। प्रसूति सहायता क्या-क्या? मनो मानवोचित दशाएँ, मानवोचित दशाएँ का सेंस हमारा ये लगता है कि मानवोचित दशा जैसे मान लीजिए, हम किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ का नियम है कि हमें 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे काम है तो सारिए आप हमसे कार्य के घंटे अब ये नहीं कि हमें काम 8 घंटे का है और आप हमें 9-9 10-10 घंटे काम करा रहे हैं। उचित मानवोचित दशाएँ, बिजली व्यवस्था करवाना, ठीक है? वहाँ पर शौचालय व्यवस्था उपलब्ध कराना और भी चीज़ें हैं जो मानवोचित दशाएँ हैं, उनकी न्याय संगत काम का न्याय संगत तरीका होना चाहिए, साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान वेतन मिलना चाहिए, सबके साथ उचित व्यवहार भी होना चाहिए। प्रसूति से उपलब्ध कराना अब जैसे कोई भी लेडी है वो काम के मतलब प्रेग्नेंट है, वो काम भी कर रही है तो उसको मतलब काम के घंटों में कमी, अन्य मेडिकल सुविधाएँ भी ऐसा सरकारी में होता है, गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं। जब सरकारी अगर आप हैं, कहीं काम कर रहे हैं तो उसमें होगा, प्राइवेट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है हमारा सरकार और जैसा कि अनुच्छेद 42 के अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कि मज़दूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। मज़दूरी और कुटीर मतलब छोटे-मोटे जो उद्योग होते हैं, जो छोटा-मोटा अपना व्यापार करते हैं, उनको प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 43 से उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी तय की जाए। उद्योग में जो श्रमिक हैं, उनको भी भागीदारी होनी चाहिए। वो भी अपना कार्य कर सकते हैं, उसके अनुसार उन्हें वेतन दिया जाना चाहिए। ये अपना ठीक तरह से कर अनुच्छेद 40 क्या कहता है? समान सिविल संहिता। सभी के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए। तो एक तरह से न्याय मिलना चाहिए। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। हालाँकि आपको याद ये रखना है कि अभी भारत में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, सिर्फ़ गोवा ही एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर ये जो है समान सिविल संहिता लागू है, ठीक? याद रखिएगा कि गोवा एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर समान सिविल लागू अनुच्छेद 45 क्या कहता है? कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना ये किसकी ज़िम्मेदारी होगी? राज्य की ज़िम्मेदारी होगी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराना। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप याद रखिएगा। किन कौन से बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना? तो आप बताएँगे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, 0 से 6 वर्ष तक। लेकिन इससे पहले ये वर्तमान में है, ये हमारा वर्तमान में है। 6 वर्ष तक। लेकिन इससे पहले जो नियम था, वो हमारा था 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना और ये किसके संशोधन द्वारा किया गया था? 81वाँ संविधान संशोधन 2002 के। अगर हम पहले की बात करें तो पहले हमारा ये रूल लागू था पर वर्तमान में इनकी आयु घटा करके 0 से 6 वर्ष तक की कर दी गई है। 0 से 6 वर्ष तक के ही बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें मतलब ध्यान देना पड़ता है, महिलाएँ जो प्रेग्नेंट होती हैं उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। जो कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को तो जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत
उम्र है घटा करके 6 से 14 वर्ष जो पहले थी, अब वर्तमान में अनुच्छेद 46 के अंतर्गत क्या कहता है हमारा कि राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तो और दुर्लभ समुदाय के लिए व्यवस्था बनाएगा। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें, ये हमारा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। इसमें क्या कहता है अन्य वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में वृद्धि करनी है। शिक्षा भी और अर्थ संबंधी हितों में, ठीक है? ये हमारा अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 46 की तरफ। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रावधान हमारा अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि कैसा स्वास्थ्य की पोषण और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए देखिए ये कहते हैं कि एक स्वस्थ मस्तिष्क मतलब एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हमारा जब शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होंगे तभी हम अच्छा सोचें, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे और अपने कार्य को और ही शीघ्र कर पाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे स्वास्थ्य की और जीवन स्तर पर उठाने की बात कही गई है वो हमारे अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन से संबंधित है वो हमारा 48 है। इसके अंतर्गत 48 ए के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई। पर्यावरण का जो संरक्षण है, वन और जीवों का संरक्षण करना ये 48 ए के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं से क्या संबंध है हमारा? महत्वपूर्ण स्थान कौन से हो गए? जो हमारे हिस्टोरिकल प्लेस हो गए ना, पर जैसे कि हमारा ताजमहल हो गया आगरा का और भी हिस्टोरिकल कई सारे प्लेसेस हैं, इनका संरक्षण करना। इसलिए क्या होता है? इनका संरक्षण हो, लोग मतलब इन्हें जाने-पहचाने ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी इनके बारे में बता सकें। इसीलिए स गवर्नमेंट जो है हमारी इन पर क्या करती है? टैक्स लगाती है। इसीलिए टैक्स लगाती है ताकि इनका संरक्षण किया जाना चाहिए और ये करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे भारत के नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपनी जो इतिहास की चीज़ें हैं उनको वह सँभाल कर रखें ताकि और आगे आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में बता सकें। ठीक है? अगला अनुच्छेद 50 क्या कहता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग-अलग कार्य करेंगी। इसका पृथक्करण के बारे में इसमें बात की गई है कार्यपालिका की और न्यायपालिका की। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, ठीक? कानून बनाने का काम होता है, ठीक? जबकि न्यायपालिका का क्या काम होता है? उस पर न्याय करना, ठीक? तो ना ही तो कार्यपालिका के कार्य में न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी और ना ही न्यायपालिका के कार्य में कार्यपालिका हस्तक्षेप करेगी। तब दोनों अपना-अपना काम करेंगे। उनका काम है कानून बनाना, वो कानून बनाए, हमारा काम है न्याय करना, हम न्याय करेंगे। तो ऐसा वर्णन किया गया है अनुच्छेद 50 के अंदर। अनुच्छेद 51 हमारा क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए काम करना, ठीक? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाएँगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। अगर हम हर वक़्त युद्ध ही करते रहेंगे या सुरक्षा बल हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा तो हम हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा संकट आ खड़ा होगा। शांति और सुरक्षा बनाने के लिए अनुच्छेद 51 में ये बात कही। चौथी बात हमारे अनुच्छेद से और इसमें जो है वैसे तो हमें 395 अनुच्छेद हैं टोटल। हमें पूरे 395 अनुच्छेद पे चर्चा नहीं करनी है, हमें इतने सारे अनुच्छेद नहीं याद करने हैं। कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, के बारे में आपको बता देते हैं। आपको बस यही पढ़ने हैं, जैसे कि अनुच्छेद का नीति निदेशक तत्व के बारे में आप बस ये याद रखिएगा कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है? अनुच्छेद 37 इसमें अगर याद रखने वाला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ये आपका अनुच्छेद 39 ए बहुत पूछा जाता है एग्जाम में सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप बता देंगे जिसमें महिला और पुरुष को समान वेतन इस तरह से भी आयोग आपसे प्रश्न कर सकता है कि महिला और पुरुषों में समान वेतन की योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आप बताएँगी अनुच्छेद 39 ए के अंतर्गत, ठीक? और ये दूसरा अनुच्छेद है आपका 40 इसे भी बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा। राजस्व लेखपाल का एग्जाम देंगे, सारा भारतीय राज्य से संबंधित देखिए इसमें ग्राम पंचायत के विषय में बात कही गई है तो अनुच्छेद 40 भी आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। ठीक है? एक तो ये हो गया आपका अनुच्छेद, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, वो हम आपको बताते भी चल रहा है साथ ही साथ। और तीसरा है आपका समान सिविल संहिता भी आप याद रखिएगा, ये भी है इम्पोर्टेंट, अनुच्छेद 44 है। दूसरा ये है अनुच्छेद 45 इसमें जो है 45 के अंतर्गत जो हमने अभी आपको ये बताया कि इस वर्तमान में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, ये आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। पहले से हटकर जो हमारा पहली अमेंडमेंट था, जो वो बिल था, वो हटा दिया है 6 से 14 वर्ष की जगह अब वर्तमान समय में 0 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद 45 के तहत कार्य किया गया है। तो याद रखिएगा और फिर आप अनुच्छेद 48 याद रखिएगा जिसके अंतर्गत आपको कृषि पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है।
और 48 ए जो कि पर्यावरण से संबंधित, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये थे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अनुच्छेद 51 के अंतर्गत आती है। ये तो थे आपके वो इम्पोर्टेंट जितने भी थे, मैंने आपको बता दिए हैं कि आप ये याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के इम्पोर्टेंट है। अब हम इससे पहले वाले वीडियो में हमने मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया था, जो कि था हमारे भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के अंतर्गत आते थे। बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और आज हमने पढ़े नीति निदेशक तत्व हमारे, जो कि हैं अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ये आता है भाग 3 के अंतर्गत और ये हमने आज पढ़े भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है? भाग 4 के अंतर्गत हमारे आए नीति निदेशक तत्व। तो इनमें कुछ अंतर हैं, वो अंतर भी आइए हम समझ लेते हैं कि क्या अंतर है, कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया था? मौलिक अधिकारों को हमने लिया था अमेरिका के संविधान से, जबकि जो नीति निदेशक तत्व है वो हमारे कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि ये भाग 3 के अंतर्गत आता है और ये आता है किसके अंतर्गत? भाग 4 के अंतर्गत। ठीक? मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो या लागू नहीं होती तो इसके न्यायालय जा सकते हैं। हमने आपसे बताया था न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि ये वाद योग्य है। ये वाद योग्य है, जबकि नीति निषेध तत्व क्या है? हमारे वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य ये नहीं है। क्या है? वाद योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि इनको लागू करवाने के लिए हम न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ये कार्य जो होता है सिर्फ किस पर निर्भर होता है? राज्य पर निर्भर होता है, जबकि मौलिक अधिकारों के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। और क्या है इसमें अंतर? कि मौलिक अधिकारों का जो उद्देश्य है व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने से बचाता है, ठीक है? इसमें व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता है, जबकि जो हमारा नीति निदेशक तत्व है, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य और समाज की भलाई की बात की गई। कल की वीडियो में आपको मौलिक अधिकार के बारे में बताया ना, जिस तरीके से मतलब हमें जीने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरह से हमारे मौलिक अधिकार भी होते हैं कि मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई बहुत ही प्रतिभा है, बहुत ही एक्सपर्ट है और वो कार्य किसी भी वजह से हमें नहीं करने दिया जा रहा है, तो हमारी व्यक्तिगत क्षमता वहां से दबती है, हम खुद को डेवलप नहीं कर पाते। तो इसके हनन को रोकने के लिए हमें मौलिक अधिकारों जो है संविधान ने बनाए हैं, ताकि हम उनके मौलिक अधिकार इसीलिए बनाए गए हैं ताकि उनके हमारे व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो सके, उससे बचने के लिए। जबकि जो नीति निदेशक तत्व है वो लोक कल्याणकारी समाज की भलाई के लिए बनाए गए, ताकि लोगों का उससे कल्याण हो। हम जिस राज्य में रह रहे हैं, हमें सारी सुविधाएं, सारी मूलभूत आवश्यकताएं, जितनी भी हमारी फंडामेंटल राइट्स है, सारी आवश्यकता है, वो पूरी हो सके, हमें इधर उधर ना जाना पड़े, ये हमारा नीति निदेशक तत्व तय करता है। और क्या इसमें विशेष अंतर दिया गया है कि जो है ये अधिकार सरकार के महत्व को घटाता है, क्योंकि इसमें सरकार सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं और उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। भाई जब हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है, हमें बोलने का अधिकार दिया है, अनुच्छेद 21 के तहत हमें निजता का अधिकार प्राप्त किया गया है कि जो है हमारी कोई भी प्राइवेसी है हमारी, उसका कोई भी हनन नहीं कर सकता। तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें सरकार का महत्व इसीलिए घट जाता है कि इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमारे संविधान ने हमें ये दिया हुआ है, हर व्यक्ति, हर नागरिक अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकता है, ठीक है? जबकि नीति निदेशक तत्व में सरकार के अधिकार को बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि जिसमें जो निर्णय ले रही है वो राज्य सरकार ले रही है, ठीक है? सरकार जो है सारी सुविधाएँ हमें प्रोवाइड कर रही है, इसलिए हर राज्य का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप नीति निदेशक के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। अब और क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए स्वतः ही प्राप्त होते हैं। अगर आप भारत में जन्मे हैं, आप भारत के नागरिक हैं, तो आपका भारत के नागरिक होने के नाते आपको जो मौलिक अधिकार है, आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। जबकि नीति निदेशक तत्व करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं। नीति निदेशक तत्व को लागू करना पड़ता है। लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हैं, तो आपको स्वतः ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। आज की हमने इस वीडियो में है हमारे भारत के जो नीति निदेशक तत्व है उसके विषय में चर्चा की। आपको अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक हमने नीति निदेशक विषय में चर्चा की है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इसके जो सारे अनुच्छेद अच्छी तरह से समझ आए होंगे और जो हमने लास्ट में इसके जो दोनों के बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो भी आपको समझा दिया कि मौलिक अधिकार का क्या कर्तव्य है और नीति निदेशक तत्व का क्या कर्तव्य है। तो आज के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपके लिए बहुत ही जल्दी नई वीडियो लेकर आते हैं। हम अगले वीडियो में मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा भाग 4 ए के अंतर्गत आता है। ठीक है? तो इसी तरह से आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और जिस किसी ने भी अभी भी राजस्व लेखपाल का फॉर्म नहीं भरा है, वो जल्द से जल्द, बहुत ही जल्द उसका फॉर्म भर दें, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं इसका। ठीक है?
तो इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।